हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हरियाणा पुलिस एसआई प्रीवियस ईयर पेपर से नेशनल जीके के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एक पेपर में। हरियाणा पुलिस एसआई का जो प्रीवियस पेपर था उसमें से नेशनल जीके के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी का डिटेल सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। पूरे पेपर के क्वेश्चंस देखने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। इस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो पेपर हैं वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कैसे आप सभी? होप से सभी बढ़िया होंगे। दिस साइड मोनिका और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC एस्पिरेंट्स में। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य फसल नहीं है? खाद्य फसल जैसे कि खाद्य से ही पता चल रहा है, खाने में जो यूज़ होती है वो। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी मक्का एंड ऑप्शन डी जौ। तो चावल आप घर में डेली खाते हैं, मक्का भी खाने के लिए, मक्के का आटा वगैरह आपने देखा होगा, जो भी यूज़ होते हैं। तो लेकिन चाय जो है वो क्या है? एक पेय पदार्थ है। पेय पदार्थ है, बीवरेजेस जिनको बोलते हैं। बीवरेजेस क्रॉप है ये क्या है? बीवरेजेस या फिर नकदी फसल है, ये खाद्य फसल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, देखो क्वेश्चन है स्थायी अध्यक्ष थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी KM मुंशी एंड ऑप्शन डी JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, जो कि बाद में हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने। कब बने थे ये स्थायी अध्यक्ष? 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारी प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष रहे हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? संविधान सभा का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस दिया था, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि हमारी जो संविधान सभा थी उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि हमारे फर्स्ट PM भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अल्पसंख्यकों, देखो ऑप्शन ए आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 30 एंड डी अनुच्छेद 31। देखो अनुच्छेद 17 तो मुझे लगता है सभी काट देंगे क्योंकि ये अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत से संबंधित था। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है 29 के हितों की सुरक्षा से संबंधित पूछ रहा है ये। तो 29 में भी हितों की सुरक्षा से संबंधित किस में है? 29 में। 30 में भी अल्पसंख्यकों के बारे में ही है। इसमें क्या बता रहा है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण के लिए है। और आर्टिकल जो 30 है, 30 ये भी अल्पसंख्यकों के ही है। वो अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं कहीं भी, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, वो अपनी पसंद के यानी कि अपने धर्म से रिलेटेड यानी कि अल्पसंख्यक है तो अपनी पसंद से स्कूल खोल सकते हैं, अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनके प्रशासन का अधिकार भी उनके पास ही होता है। अनुच्छेद 31 कट गया, अनुच्छेद 31 कैंसिल हो गया। आर्टिकल 31 जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। इसको मौलिक अधिकार से 44वें संविधान संशोधन, एक अमेंडमेंट हुआ था, 44th अमेंडमेंट 1978 में हुआ था, 1978 में। PM थे उस टाइम श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उनके तहत आर्टिकल 31 जो कि संपत्ति का अधिकार था उसको चेंज कर दिया गया और अब ये 300 में चला गया, आर्टिकल 300 में। ठीक है, अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? रिलेटेड टू पंचायती राज। ऑप्शन ए अनुसूची 2nd शेड्यूल, अनुसूची 8th है ये, अनुसूची 10th और अनुसूची 11। नेक्स्ट है 11। ठीक है, 11। तो ये कौन सी है? 11वीं अनुसूची। राइट ऑप्शन इज डी। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन हुआ था। जब मूल सूचियों की बात करें कि जब संविधान बना था तो कितनी सूचियाँ थी? 8। कितनी सूचियाँ थी? 8। उसके बाद समय समय पर टाइम पर अमेंडमेंट होते गए, कुछ संशोधन होते गए और 4 अनुसूचियाँ और ऐड हो गई। अब कितनी है वर्तमान में?
12 है। कितनी अनुसूचियाँ हैं? शेड्यूल कितनी है? 12 है। तो जो 11वीं अनुसूची है उसमें क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। कौन से संविधान संशोधन हुआ था? 73वां पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के तहत ये आया था। कब? 1992 में जोड़ी गई थी। पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपकी अनुसूची सेकंड, दूसरी में, 8वीं में। तो दूसरी में क्या है आपकी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दो नंबर से मैंने एक पूरी शायद शेड्यूल की क्लास करवाई हुई है, अगर नहीं करवाई होगी तो मैं करवा दूंगी। 2 से याद कर लो, 2 नंबर का पैसा। देखो सिर्फ आपको याद करना है, याद करने का तरीका है वो। 2 नंबर का पैसा नहीं है, वो याद करने का तरीका है कि आपको दो से बोलते हैं ना 2 नंबर का पैसा, तो ऐसे याद कर लो। 2 नंबर में क्या है? वेतन और भत्ते, यानी कि पैसे पैसे मिल रहे हैं हमें, वेतन मिल रहा है, भत्ते मिल रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, चीफ जस्टिस, कैग, सभी के वेतन और भत्ते किस में है? अनुसूची सेकंड में है। अनुसूची 8th अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में 22 जितनी भी लैंग्वेज है ना, 22 भाषाएं हैं, उनके बारे में बताया गया है। इनको भी अमेंडमेंट में से जोड़ा गया है, लेकिन मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, उसके बाद संविधान में संशोधन करके 22 भाषाएं अब है 8वीं अनुसूची में। उसके बाद थी 10वीं अनुसूची क्या है? दल बल विरोधी कानून। मतलब इलेक्शन के टाइम पर किसी और दल में, पार्टी में कोई बंदा होता है और जीतने के बाद किसी और पार्टी में मिल जाता है, तो एक बल विरोधी कानून बनाया गया था। ये 52वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। जैसे पंचायत वाला 73वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था, ऐसे ही 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया था, और पंचायत राज वाला 1992 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव चक्षुओं हेतु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। स्पष्ट न्यूनतम मतलब मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि हम अक्षरों को साफ साफ देख सके, वर्ड्स को साफ साफ देख सके। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, बी 5 सेंटीमीटर, सी 75 सेंटीमीटर एंड डी इज 100 सेंटीमीटर। राइट ऑप्शन इज ए 25 सेंटीमीटर। दैट इज नियर पॉइंट। ये क्या है? नियर पॉइंट बोलते हैं। अडल्ट का, वयस्क व्यक्ति का एक नियर पॉइंट होता है कि इससे 25 सेंटीमीटर से कम दूरी को वो देख नहीं पाता, ब्लर दिखाई देने लग जाएगा। एक होता है फार पॉइंट, मतलब आपकी आंखें जहाँ तक देख सकती है वो मैक्सिमम, जहाँ तक हम देख पाते हैं वो होता है इन्फाइनिटी। मतलब हम जहाँ तक देख सकते हैं, जहाँ तक हमारी सीमा है वो इन्फाइनिटी। अगर फार पॉइंट पूछे तो इन्फाइनिटी, और अगर न्यूनतम यानी कि मिनिमम यानी कि नियर डिस्टेंस पूछे तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड होता है? ये क्वेश्चन साइंस के हैं, लेकिन जनरल साइंस को कई बार जनरल नॉलेज में ही इंक्लूड कर दिया जाता है। तो जनरल साइंस है कि कितना कोई खास वो नहीं था कि भाई आपकी 11th-12th से 10th तक की साइंस से इंक्लूड हो रखा है। और मैंने देखे उसमें साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 2-4 ही क्वेश्चन थे, तो मैंने नेशनल जीके में ही उसको इंक्लूड कर लिया है। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल होता है? गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड होता है? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और डी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो राइट ऑप्शन इज सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका पीएच होता है पीएच वैल्यू होती है 1.5 टू 3.5 होती है। ये जो होता है वो पेप्सिनोजोन होती है, या पेप्सिन जो होते हैं वो पेप्सिनोजोन को पेप्सिन में चेंज करता है और प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, अच्छा गैस्ट्रिक जूस में पूछा इसने। गैस्ट्रिक जूस जो होता है, जठर रस जिसको बोलते हैं, ये कहाँ से निकलता है? कई बार ये क्वेश्चन आता है। तो कहाँ से निकलता है? ये अमाशय की दीवारों से निकलता है। अमाशय की दीवारों से, पैनक्रियाज की दीवारों से निकलता है, अमाशय की दीवारों से निकलता है। ठीक है, उसके बाद आपके बच गए एक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2SO4। कई बार यही पूछ लिया जाता है। दूसरा ये पूछा जाता है ये कैसा अम्ल है? तो ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है, अम्लों का राजा भी कहा जाता है। इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका कार की बैटरी वगैरह में यूज़ किया जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का क्या नाम है?
जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है ना आपका, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ऐसे ही नाइट्रिक एसिड जो है वो होता है HNO3, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा फूल यानी कि पुष्प कौन सा है? आपको ना स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन होते हैं कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे विश्व में प्रथम, विश्व में सबसे पहले कार्य करने वाला व्यक्ति, तो वो क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना चाहिए। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन जाते हैं और उन क्वेश्चंस को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, उनके नंबर आपको इजी मिल जाते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं होता। वो लुसेंट की बुक में पीछे के 10-15 पेज होते हैं जो कि स्टैटिक जीके के होते हैं, और वो सारे कवर करके जाने चाहिए एग्जाम में। अगर 10-15 पेज से आपके 1 से 2 क्वेश्चन भी निकल जाते हैं तो कौन सी कितनी अच्छी बात है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा फूल या पुष्प कौन सा है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी सूरजमुखी, ऑप्शन सी रैफ्लेशिया एंड ऑप्शन डी ग्लोरी लिली। राइट ऑप्शन इज रैफ्लेशिया। रैफ्लेशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा फूल है। ये अब बात पूछ सकते हैं नेक्स्ट पेपर में, ये रैफ्लेशिया कहाँ पाया जाता है? ये सुमात्रा और बोर्नियो के वर्षावनों में पाया जाता है। बोर्नियो के, ये जगह का नाम है सुमात्रा और बोर्नियो के वर्षावनों में। ठीक है, इसका जो डायमीटर है, रैफ्लेशिया की बात करें, इसका जो डायमीटर है, व्यास है, वो कितना होता है? 3 फीट के अराउंड, 3 फीट या 10 मीटर बोल सकते हो, 3 फीट या 10 मीटर के अराउंड होता है। और वजन, वेट की बात करें तो लगभग 11 किलो इसका वजन होता है। अब बात होगी सबसे बड़े की। अब हम बात करते हैं सबसे छोटा। हो सकता है आपसे सबसे बड़ा ना पूछ के सबसे छोटा पुष्प पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा फूल कौन सा है। तो सबसे बड़ा था आपका रैफ्लेशिया, सबसे छोटा है वोल्फिया। क्या है? वोल्फिया। याद रखना, रैफ्लेशिया और वोल्फिया, देखो फै दोनों में आ रहे हैं ना, रैफ्लेशिया और वोल्फिया जिया। रैफ्लेशिया मिलता था सुमात्रा और बोर्निया के वर्षावनों में, और वोल्फिया वैसे ही वाटरमील, वोल्फिला को वाटरमील भी कहा जाता है या डकवीड भी कहा जाता है, डकवीड भी कहा जाता है। वोल्फिया का डायमीटर जो है वो 0.1 टू 1.2 मिलीमीटर के अराउंड होता है। ठीक है, तो उसका कितना था? 3 फीट यानी कि 10 मीटर के अराउंड होता था, और ये 10 का 1/10 कर दो यानी कि 0.1 मीटर होता है, सॉरी 1/100। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चाय के उत्तेजक प्रभाव हेतु उत्तरदायी है? देखो चाय से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। पहले मैं पूछा था कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं है, तो उसमें चाय पेय पदार्थ थी। ठीक है, चाय नकदी फसल भी है, पेय पदार्थ भी है, पीने के काम आती, खाने के काम नहीं आती। तो इसमें पूछ रहा है कि चाय, जैसे चाय पीते आपकी नींद उड़ जाती है ना, उत्तेजक प्रभाव चीज़ है वो, किस कारण आपकी नींद उड़ जाती है? थोड़ा सा थकावट महसूस हो रही है तो चाय पी लेते हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है कि चाय से आपको एकदम से आपको क्या महसूस होता है? उत्तेजक हो जाते हो, मतलब स्फूर्ति सी आ जाती है बॉडी में। ऑप्शन ए टैनिन, ऑप्शन बी स्टेरॉयड, ऑप्शन सी अल्कलॉइड और ऑप्शन डी फ्लैनोइड। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। अल्कलॉइड क्या होती है? अल्कलॉइड। अल्कलॉइड में क्या होता है? कैफीन होता है। कैफीन क्या होता है? कैफीन, जिसके कारण हमारी जो नींद है वो उड़ जाती है। टैनिन क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। जो चाय में कड़वापन होता है ना, कड़वापन, वो टैनिन के कारण होता है। जो चाय में थोड़ा सा कड़वापन होता है ना, टेस्ट जो चाय का टेस्ट जो होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको बोलते हैं, जो कड़वा टेस्ट होता है वो टैनिन के कारण होता है। स्टेरॉयड एक कार्बनिक कंपाउंड है, स्टेरॉयड एक कार्बनिक कंपाउंड है। ठीक है, और फ्लेवोनॉइड जैसे फै से ही पता चल रहा है ये कहाँ मिलता है? पौधों में पाया जाता है। ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, ये पौधों में पाया जाता है। देखो सारे आपके सारे ऑप्शंस भी करवा दिए हैं। टैनिन के कारण क्या होता है? चाय में कड़वापन होता है, थोड़ा सा जो टेस्ट होता है चाय का वो टैनिन के कारण होता है। जो उत्तेजक प्रभाव हम महसूस करते हैं वो अल्कलॉइड के कारण करते हैं। स्टेरॉइड एक कार्बनिक कंपाउंड है और फ्लेवोनॉइड पौधों में पाया जाता है। ठीक है, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वर्ण जयंती पत्रकार सम्मेलन मासिक पेंशन योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराता है। ये क्वेश्चन वैसे हरियाणा जीके से रिलेटेड है, लेकिन मैंने इसमें ले लिया क्योंकि शायद पिछली वाली क्लास में ये रह गया, मुझे ऐसा लगा, तो मैंने इसमें ले लिया। स्वर्ण जयंती पत्रकार सम्मेलन मासिक पेंशन योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराता है। क्या है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने पत्रकारों का एक स्वर्ण जयंती पत्रकार सम्मेलन हुआ था, उसमें हरियाणा के उस टाइम तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे CM श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा की थी
कि जो पत्रकार जिनकी सेवाएँ जिनकी आयु 60 प्लस है और जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस है, 20 ईयर का, ऐसा नहीं कि आज ही पत्रकार बना है उसको दे देंगे। जिनको 20 ईयर का एक्सपीरियंस है और 5 साल सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग से उनको एक सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि मान्यता मिली हुई है, उनको वो क्या देंगे, पेंशन देंगे, मासिक रूप से पेंशन देंगे। तो उस टाइम जो पेंशन उन्होंने बांधी थी वो थी 10,000, लेकिन अब अगर पूछ ले, अब अगर पेपर में आ जाए तो 15,000 पे टिक करके आना। अब क्या कर दी, उनकी पेंशन बढ़ा दी है। ये पंचकुला में घोषणा की थी श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। ठीक है, तो अब इसकी पेंशन बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 10 से 15,000। ये पूछा जा सकता है कि स्वर्ण की पत्रकार जो ये मासिक पेंशन योजना है पत्रकारों की, उसको कितने से कितना कर दिया गया, यानी कि 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 15,000 कर दिया गया। ठीक है, और ये मिलने का तो कुछ कंडीशन होती है हर चीज़ की, कि अगर ये मिलेगी तो 20 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 60 प्लस एज होनी चाहिए, 5 साल जन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो है हरियाणा सरकार का, उससे मान्यता प्राप्त वो पत्रकार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है अर्थशास्त्र में, देखो क्वेश्चन नाम पढ़ लेना, अर्थशास्त्र में पूछ रहा है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत नहीं पूछ रहा, अर्थशास्त्र की पूछ रहा है। इकोनॉमिक्स में कब शुरुआत हुई, नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स में कब देने स्टार्ट हुए? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1968 और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इज 1968। सबसे 1968 दिया गया, इससे एक साल पहले 1960 सॉरी एक साल बाद शुरुआत घोषणा कर दी थी 68 में, दिया गया 1969 में। 1901 में शुरुआत की थी मूल रूप से 5 सब्जेक्ट में दिया जाता था। इसके ऊपर मैं एक छोटी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। नोबेल पुरस्कार मूल रूप से 5 सब्जेक्ट में दिया जाता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, साहित्य और शांति के लिए। लेकिन 1968 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की और अब नोबेल पुरस्कार 6 सब्जेक्ट्स में दिया जाता है। फर्स्ट इंडियन जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया कौन थे? अमर्त्य सेन। कब मिला था? 1998 में। कब मिला था? 1998 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 55 सिलीगुड़ी और खालिस्तान को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 55 दो रास्तों को जोड़ता है, सिलीगुड़ी और खालिस्तान को जोड़ता है। तो देखो किस किस को जोड़ता है, सिलीगुड़ी और, ऑप्शन ए सलवारी, ऑप्शन बी दालखोला, ऑप्शन सी दार्जिलिंग एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज दार्जिलिंग, असम का दार्जिलिंग। ठीक है, सॉरी पश्चिम बंगाल में, शायद ही कन्फर्म नहीं है, मुझे ध्यान देना। सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग को जोड़ता है। इसकी जो लंबाई है 55, नेशनल हाईवे 55 पहले नाम था, अब जो नाम है वो इसका दूना कर देना। याद करने का तरीका बस और कुछ नहीं, 110। नेशनल हाईवे 110 पश्चिम बंगाल में है ये दार्जिलिंग, और इसका जो डिस्टेंस है वो है 77 किलोमीटर। इसको हिल कार्ट रोड भी बोलते हैं, जो कि सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाता है, हिल कार्ट रोड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी रामपाल का संबंध खालिस्तान खेल से है। रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी ताइक्वांडो, ऑप्शन सी हॉकी एंड ऑप्शन डी जिम्नास्टिक। राइट ऑप्शन इज हॉकी। रानी रामपाल हॉकी की एक बेहतरीन खिलाड़ी है। इनका जन्म 4 दिसंबर 1994 को हुआ था। कहाँ? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। तो ये हरियाणा जीके का भी क्वेश्चन बनता है और नेशनल जीके का भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि वो एक अच्छी खिलाड़ी है, तो नेशनल लेवल पर भी उनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद में हुआ था इनका जन्म, और ये हॉकी टीम की कैप्टन रही है। हॉकी टीम की कैप्टन रही है। इनको पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जैसे पुरस्कारों से, मेजर ध्यानचंद इनको 2020 में दिया गया था, जैसे पुरस्कारों से इनको नवाजा गया है। तो रानी रामपाल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ जन्मी है? हरियाणा की है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के शाहबाद से इनमें जन्म हुआ था। इनका जन्म 4 दिसंबर 1994, तो एटलीस्ट याद रखना। और ये हरियाणा हॉकी टीम की, नेशनल लेवल पर भारत की हॉकी टीम की कैप्टन रही है। इनको पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन सी का स्रोत है। विटामिन सी का स्रोत है। ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी है ऑक्जेलिक अम्ल एंड ऑप्शन डी मैलिक अम्ल। तो राइट ऑप्शन इज एस्कॉर्बिक
अम्ल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और विटामिन सी कहाँ से मिलते हैं आपको? एस्कॉर्बिक अम्ल में से, ठीक है, जो कि पानी में घुलनशील है, जो कि पानी में घुलनशील है, घुलनशील है, ठीक है, विटामिन सी। नाइट्रिक एसिड अभी मैंने बताया था HNO3 इसका नाम होता है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड जो है ज़्यादातर टमाटर, पालक इनमें पाया जाता है, टमाटर में, पालक में, जंग हटाने में काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर में भी इसका यूज किया जाता है। मैलिक एसिड जो होता है वो कार्बोनिक एसिड है, एप्पल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एप्पल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, चारों बता दिए हैं, यानी कि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि साइंस के कुछ क्वेश्चन आए जो कि जनरल क्वेश्चन होते हैं, इनको हम ये नहीं कह सकते साइंस के ही क्वेश्चन है, लेकिन जनरल नॉलेज के तहत भी आ सकते हैं। तो इस जनरल क्वेश्चन है तो आपको विटामिन का टॉपिक, इस तरीके के टॉपिक आपको पढ़ के जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC कहाँ है? ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद एंड ऑप्शन डी बेंगलुरु। राइट ऑप्शन इज तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है। इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को हुई थी। 1963 तो बिल्कुल याद कर लेना, इसकी स्थापना हुई थी। ये अंतरिक्ष केंद्र है। इसके अलावा हमारे पास क्या है? एक इसरो। क्या है? इसरो है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 15 अगस्त तो सभी को याद रहता है, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अब मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन में कि इसरो कहाँ स्थित है, इसरो का जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत? अच्छा, ये क्वेश्चन ना आ चुका और मैंने आपको करवा भी रखा है, पिछले वाले ये यहाँ PDF लगे हुए, ठीक है। तो आपके सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, जो एक पेपर में आपके नेशनल जीके के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो मैंने सभी करवा दिए, इवन उससे कहीं ज़्यादा करवाए हैं। अगर आपके 20 क्वेश्चन आते हैं तो आप ये मानकर चला करो कि आपके इस वीडियो में आपने 80 to 90 क्वेश्चन कम से कम अटेंड कर लिए हैं। आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, आपकी अपनी तैयारी चेक हो जाती है और आप में एक कॉन्फिडेंस आता है जब आप PYQ सोल्व करते हैं। और कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो किसी को नहीं आते। हर पेपर में 5, 4, 3, 2 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किसी को नहीं आते। अगर वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं नेक्स्ट पेपर में और फिर आप उन क्वेश्चंस को नहीं करते, वो फिर आपकी गलती होती है, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनको करने का पैटर्न एक ही होता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर पेपर में जब भी हम कोई पेपर की शुरुआत करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है ये। अगर आपको के पास कोई PDF नहीं है इन सबसे रिलेटेड तो मैं आपको ये PDF अपने टेलीग्राम अकाउंट से प्रोवाइड करवा दूंगी। आप मेरे बायो में जाकर मेरे टेलीग्राम लिंक से मेरे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे अपनी अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। प्लीज़ मोटिवेट करें, मोटिवेट मैं भी आपको करती हूँ, आप मुझे करें। और प्लीज़ वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ अच्छे से शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।